बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। साख निर्माण किसे कहते हैं? तो साख निर्माण से हमारा अभिप्राय जो हमारे व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी उस शक्ति से है जिससे वे ऋण, अग्रिम निवेश का प्रयोग करके अपनी प्राथमिक जमाओं की अपेक्षा अपनी गौण जमाओं को बढ़ाता है। अब यहाँ प्राथमिक जमा, गौण जमा, ये क्या आ गई है? प्राथमिक जमा होती है जो सबसे पहले बैंक में जो जमा करवाई जाती है उसके कस्टमर द्वारा, और गौण जमा वो होती है जब उस जमा के माध्यम से वो ऋण या निवेश के द्वारा या किसी भी तरीके से वो अपनी उस जमा को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो उसको जितना गुना बढ़ाते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये जमा किए और 10,000 हो गए, 1000 के तो 9,000 रुपये कर लिए, तो 9,000 उनकी क्या है, गौण जमा हो जाती है। क्लियर? तो साख निर्माण, इसे हम क्या कहते हैं, साख निर्माण। तो साख निर्माण की कुछ मूल अवधारणाएं क्या है? पहली वही है मांग जमा। तो मांग जमा के हमने ये दो टाइप दिखा रखे हैं आपको। एक तो क्या है हमारी प्राथमिक जमा और एक हमारी क्या है, गौण जमा है यहाँ पर। क्लियर? दूसरी हमारी टाइप क्या है यहाँ पर, CRR। CRR हमने कल बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी में कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंकों को नगद के रूप में बैंकों के पास जमा कर, RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। फिर अत्यधिक फालतू कोष, ये क्या है, ये वो है जब कोष जमा, CRR की जो राशि है वो जमा करवाने के बाद बैंक के पास जो बचता है उसे हम कहते हैं अत्यधिक या फालतू कोष। और चौथा पॉइंट है साख गुणक। साख गुणक का फार्मूला क्या है, 1/CRR, ये दिखा रखा आपको। 1/CRR बराबर 1/CRR को हम शॉर्ट फॉर्म में R लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा D/डेल्टा P। क्लियर हो गई है बात सभी को? डेल्टा D/डेल्टा P। मुद्रा गुणक हमने मुद्रा गुणक में भी पढ़ा था, ये 1 + C यानी करेंसी प्लस नोट्स अपॉन C यानी करेंसी प्लस नोट्स प्लस R यही था साख गुणक, CRR। क्लियर? प्लस में ई क्या थी हमारे यहाँ पर, वही फालतू कोष। ये समझ में आया? ये किस में प्रयोग किए थे हमने, मुद्रा गुणक में सिखाए थे आपको। तो साख गुणक जैसे मैं आपको यहाँ दिखाया एग्जाम्पल देख के, मान लीजिए हमारे पास CRR 10% है और राम ने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, तो साख गुणक का फार्मूला लगाएंगे 1/R बराबर 1/10%। 10% हटाएंगे तो 100 ऊपर 10 नीचे, तो कितना आया, 10। तो 1000 रुपये का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। तो फालतू कोष कितना हो गया, 1000 - 100 बराबर 900 रुपये। तो कितना आया था हमारा साख गुणक, 10। तो गौण जमा कितनी हो जाएगी हमारी साख निर्माण के द्वारा, 900 गुणा में 10। क्लियर हुई है बात? 900, ये 900 और ये 10 आपस में गुणा कर देंगे तो साख निर्माण हमारा कितना आ जाएगा, 9000 रुपये। और बैंक की कुल जमा कितनी आ जाएगी, 9000 प्लस में 1000 यानी 10,000 रुपये। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये ऐसा ही साख निर्माण, इसी को हम साख निर्माण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये साख निर्माण हम करते कैसे हैं। तो हम 2 प्रकार की प्रणाली पढ़ेंगे, जब देश में केवल एक ही बैंक हो। क्लियर? SBI बैंक हो या कोई भी हमने एक ही बैंक लिया है, जब एक बैंक प्रणाली है। तो हम इसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मान लीजिए राम ने 1000 रुपये जमा करवाए, 10% CRR है, तो 1000 रुपये हमारा डिपॉजिट हो गया बैंक में। 10% CRR का कितना होगा, 100 रुपये। तो फालतू कोस्ट कितना हो गया, 900। 1000 माइनस में 100। क्लियर हो गई ये बात? 1000 माइनस में 100, ये ऊपर दिखा रखा है इस तरह से। 100 CRR, 1000 डिपॉजिट हुआ, 900 फालतू कोष हो गया। अब ये 900 रुपये बैंक में, मान ली कोई B व्यक्ति आता है और बैंक से लोन मांगता है, तो बैंक उसे कैश नहीं देता, उसे चेक देता है। चेक वो बैंक में जमा करवाएगा कैश करवाने के लिए या उसके अकाउंट में जमा करवाएगा। तो वो 900 रुपये वापस कहाँ आते हैं, बैंक में होते हैं, जमा करवाने के लिए आते हैं बैंक में। तो बैंक उसे 900 रुपये को अकाउंट में डाल देता है, 900 रुपये उसे कैश कभी भी नहीं देगा। तो 900 रुपये कहाँ डाले, उसके अकाउंट में डाल दिए। 900 का भी 10% कितना हुआ, 90 रुपये। क्लियर? 90 रख दिए तो फालतू कोस्ट कितना बच गया अब उसके पास, फिर 810 रुपये। अब वो 810 रुपये उधार दे सकता है। अब मान लीजिए कोई और व्यक्ति आता है, उसे बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक उसे कितना लोन देता है, 810 रुपये का लोन देता है। तो वो भी चेक के द्वारा ही देगा। तो चेक कहाँ जमा करवाएगा, वापिस बैंक में ही तो जमा करवाएगा। अब वो बैंक में आएगा, अपने 810 का चेक बैंक को देगा, बैंक उसे कहाँ जमा करेगा, उसके अकाउंट में वो पैसा जमा कर देगा।
क्लियर होगी। यानी बैंक पैसा बाहर नहीं निकाल रहा है, लेकिन बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, साख निर्माण कर रहा है। अब 810 का 10% कितना हुआ, 81 रुपये। अब 81 इसमें से घटाएंगे तो कितना फालतू कॉस्ट बच गया, 729 रुपये। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ये कितना ना हो जाए, 10,000 रुपये। हमने यहाँ नीचे दिखाया था 9,000 प्लस में 1,000, और ये CRR कितना रहेगा, 1,000 हो जाएगा, और फालतू कॉस्ट कितना हो जाएगा, 9,000। तो ये 9,000 रुपये हमने निकाल कर दिखाया था ना आपको साख गुणक के सहायता से। इसको हमने डायग्राम की सहायता से भी दिखाया आपको। देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये जमा हुए, फिर 900 हुए, 810 हुए, 729, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि क्रेडिट क्रिएशन कितने का ना हो जाए, 9,000 रुपये का, और कुल जमा कितनी हो जाएगी हमारी, 10,000 रुपये। क्लियर हुई है बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं अनेक बैंक है। मान लीजिए बैंक एक नहीं, बहुत से बैंक है। आप देख रहे हो एक ही बैंक थोड़ी है, SBI है, OBC है, कनारा है, और भी बैंक है, ओरिएंटल है, बहुत से बैंक है। तो वहाँ वो कैसे करेंगे, उसमें भी यही तरीका है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये किसी बैंक A में जमा करवा दिए। क्लियर, बैंक A में जमा करवाए, कितने, 1,000, उसका 10% कितना हुआ, 100 रुपये। तो उस बैंक के पास कितना फालतू कोर्स हो गया, 900 रुपये। अब उस बैंक से कोई पैसा उधार मांगेगा तो ये बैंक उसे क्या देगा, चेक देगा। क्लियर हो गई ना, उसे चेक देगा। तो वो चेक वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो देगा, किसी न किसी बैंक में चेक तो पैसे होते नहीं है, तो उसे कैश तो करवाना पड़ता है। तो वो मान लीजिए उसका B बैंक में अकाउंट है, A में है नहीं, तो B बैंक के पास ही तो जाएगा। क्लियर हुई है बात। B बैंक के पास जब वो जाएगा तो वो अपना चेक उसे जमा करवाएगा। तो सीधी सी बात है, बैंक उस पैसे को कहाँ जमा करेगी, उसके अकाउंट में जमा करेगी, नहीं कि उसको कैश निकाल के दे रही है। तो B बैंक के पास जमा हो गए कितने रुपए, 900 रुपये जमा हो गए। अब B बैंक भी उसका 10% निकाल कर रख देगा, 90 रुपये। तो कितने बचे, 810 रुपये। क्लियर हो गई ये बात। अब मान लीजिए B बैंक भी किसी को 810 रुपये का लोन देता है, तो वो भी चेक से ही तो देगा। तो वो मान लीजिए C बैंक में जाता है, तो वहाँ पर वो चेक जमा करवाएगा, उस बैंक में जमा हो जाएंगे। वो बैंक भी उसका 10% 81 रुपये रख देगा, और 729 रुपये लोन के लिए रख लेगा। क्लियर। तो इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन चलता है, चाहे एक बैंक प्रणाली हो चाहे बहु बैंक प्रणाली हो। तो यहाँ साख गुणक कितना है, 10 गुना है। तो 1,000 रुपये जमा हुए, तो फालतू कोर्स कितना हो गया हमारे पास, 900 गुणा में 10 यानी 9,000 रुपये। क्लियर। और कुल जमा कितनी हो जाएगी बैंक की, 10,000 रुपये। तो इस तरह से 1,000 रुपये को बैंक ने कितने में कन्वर्ट कर लिया, 10,000 में। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ बार बार उठता है, क्या बैंक साख गुणन करते हैं? तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि भाई बैंक ही तो साख गुणा करते हैं, और कौन करते हैं। अभी हमने देखो यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि जमा तो सिर्फ 1,000 रुपये हुए थे, और कर लिए कितने, 10,000 रुपये कर लिए ना 10,000 रुपये। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई बैंक ही तो करता है साख गुणक, लेकिन कुछ आधुनिक इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं भाई बैंक नहीं करता, ये तो जिसने जमा करवाया वो करता है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं तो बैंक ही इस प्रक्रिया को कर रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, साख निर्माण की कमियां यानी सीमाएं क्या हैं, यानी साख निर्माण कब रुक सकता है। आप कहोगे कि मैम क्या ये इतना ही होता है हर बार, नहीं भाई, ये कम हो। जैसे हमने पिछली बार गुणक पढ़ा था, निवेश गुणक, तो वो हमने पढ़ा था ना, कई गुना वृद्धि कर देता था, में ये भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो छिद्र होते थे। सीमाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, छिद्र। जिस तरह से आपने गुणक में पढ़े थे, इस तरह से इसके भी छिद्र हैं, जिससे एक साख गुणक कम हो सकता है। तो वो छिद्र कौन से हैं साख गुणक के, देखिए यहाँ पर बेटा हमने पहला पॉइंट लिया CRR। अगर CRR की रेट हम बढ़ा देंगे तो साख गुणक छोटा हो जाएगा, और CRR को घटा देंगे तो साख गुणक ज़्यादा होगा। इसी तरह से प्राथमिक जमा, अगर ये 1,000 रुपये की जमा बजाय कोई व्यक्ति 10,000 रुपये जमा करवाए तो ये 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। क्लियर। तो प्राथमिक जमा की मात्रा पर निर्भर करेगा, 1,000 रुपये जमा होते हैं, 10,000 रुपये होते हैं। क्लियर। लोगों की बैंकिंग संबंधी आदतें, मान लीजिए यहाँ हमने ऊपर दिखाया था कि उसको 900 रुपये का चेक दिया, मान लीजिए उस व्यक्ति ने दूसरे बैंक में जमा हो गए उसके अकाउंट में, और उसने 900 के 900 रुपये निकाल लिए, तो ये साख प्रक्रिया यहीं पर ही ख़त्म हो गई। ये प्रक्रिया जब चलेगी जब वो व्यक्ति 900 रुपये बैंक से नहीं निकलवाता है और उसके अकाउंट में ही जमा रहते हैं, तब ये प्रक्रिया आगे। अगर किसी कस्टमर ने उन पैसों को निकलवा लिया तो और फिर पैसा आगे नहीं जाता है, तो वो साख प्रक्रिया वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, और वरना ये चलती रहेगी।
क्लियर हो गई बात। तो लोगों की बैंकिंग संबंधी आते हैं, इस पर निर्भर करते हैं कि उसकी बैंक की क्रियाएं कितनी करता है। केंद्रीय बैंक की साख नीति, हम मौद्रिक नीति अभी पढ़ के आए, इसलिए तो हमने पहले पढ़ाई है कि केंद्रीय बैंक क्या चाहता है, साख को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है। बढ़ाना चाहे तो साख निर्माण अधिक होगा, घटाना चाहेगा तो साख निर्माण कम होगा। क्लियर। अन्य बैंकों की नीतियां भी निर्भर करेगी। अन्य बैंकों की नीतियां क्या है, साख किससे संबंधित, उस पर भी निर्भर करेगा। जमाकर्ताओं का विश्वास, क्लियर, कि उनका कितना विश्वास है कि उन्हें अधिक लोन मिलेगा या कम, ये सब बातें हैं। अच्छे उधार लेने वालों की उपलब्धता, तो ये सब चीज़ें साख निर्माण की हमारी क्या है, कमियां हैं, छिद्र हैं, जो बैंक में किसको कम कर सकती हैं, साख निर्माण को कम भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। ये इन पर निर्भर करेगा। क्लियर बेटा। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो हमारा ख़त्म हो गया है। ओके।